मैं तो इतनी ज़रा परेशान हो चुकी थी, कभी कभी मैं रेहान से खुद ही बोल दिया करती थी कि बेटा रेहान जल्दी से अच्छे हो जा। लोग मुझे ताना मारते हैं कि जिस उम्र में बेटे को माँ का सहारा बनना चाहिए उस उम्र में माँ के सहारे बेटा जी रहा है। और कभी कभी मैं उस ना दिखने वाली मखलूक से भी कह देती कि मुझ बूढ़ी की बात मानो तो यहाँ से चले जाओ, मेरा इकलौता बेटा है, इसे अल्लाह के लिए छोड़ दो, इसके साथ ऐसा मत करो। उसके बाद मेरे मुंह पर एक जोरदार लपड़ पड़ता और मैं लड़खड़ाते हुए दूर हट जाती। फिर अचानक मेरा लड़का डरावनी या फिर खूबसूरत आवाज में बोलता, तुम कौन होती हो मुझे इससे दूर करने वाली? जो कोई भी मेरे और रेहान के बीच में जुदाई का सबब बनेगा उसे मैं खत्म कर दूंगी। उसके बाद दिन ऐसे बीतते गए कि एक दिन मेरा बेटा जब स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में ही गिर गया। हमारी पड़ोसन ने मुझे आकर बताया कि तुम्हारा बेटा रास्ते में गिर गया है। मैं बड़ी मुश्किल से इसे उठाकर यहाँ तक घर तक लेकर आई हूँ। लगता है तुम्हारा बेटा कश्मीर में किसी को चाहने लगा था। अगर इसका यही हाल रहा तो ये पागल हो जाएगा या फिर मर जाएगा। इससे अच्छा है उस लड़की से इसकी शादी करा दो। मैं तो पहले भी तुमको कह चुकी हूँ कि तुम इसे पढ़ाकर क्या कर लोगी। अब तो ये तुम्हारे हाथ से जा चुका है। ये बातें सुन सुनकर अब मैं पत्थर हो चुकी थी और मुसलसल 6 माह से मेरा बेटा किसी दूसरी मखलूक की गिरफ्त में चूर चूर हो रहा था। मैं तो अपने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती कि मेरी किसी बेटी के साथ अच्छा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वरना लोग तो मेरे बेटे को ही माफ नहीं कर रहे थे। बेटी को अगर ये शराई मखलूक लग जाती तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते और क्या क्या करते। एक दिन वही पड़ोसन मुझसे कहने लगी कि देखो बहन, मैं एक कारी साहब को यहाँ पर लेकर आती हूँ। वो बहुत जानकार हैं, बहुत इल्म वाले हैं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी वो कर देंगे। वो औरत बातें करके बाहर निकल गई और मैं अपने बेटे के मुड़े हुए हाथ पांव देखकर परेशान खड़ी हुई थी। कुछ देर के बाद ही उस पड़ोसन औरत के साथ एक मुअज्जिज आदमी घर के अंदर दाखिल हुए। तभी पड़ोसन बोली, आइए आइए कारी साहब। मैंने नजर उठाकर देखा तो कारी साहब घर के अंदर आ चुके थे। उसके बाद कारी साहब को रेहान के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठा दिया गया। वो रेहान को देखते हुए कुछ न कुछ मुंह ही मुंह पढ़ने लगे। जैसे जैसे कारी साहब वो पढ़कर रेहान पर फूंकते जाते वैसे ही वैसे उसकी तकलीफ में और ज्यादा इजाफा होता जा रहा था। उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। कारी साहब ने रेहान के बालों को मजबूती के साथ पकड़ भी रखा था। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं यही सोच रही थी कि ना जाने मेरे बेटे के साथ अब क्या होगा। तभी कारी साहब बोले, कुछ नहीं होगा बहन, परेशान मत हो, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। ये हवाई चीजें ना इतनी जल्दी बोलती हैं, ना ही इतनी जल्दी काबू में आती हैं। अभी कारी साहब बोल ही रहे थे कि तभी रेहान एक झटके के साथ उठकर बैठ गया और वो औरतों वाली आवाज में कारी साहब से कहने लगा, कारी, तेरा इल्म मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अभी के अभी यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे काबू हरगिज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तेरे बस का काम नहीं है। क्योंकि रेहान और मुझे अब कोई भी जुदा नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा करने की किसी ने कोशिश की तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। याद रखना, मैं अपना पूरा खानदान रेहान के लिए छोड़कर आई हूँ और अब मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। तभी कारी साहब बोले, तुम इस तरह नहीं मानोगी। और जैसे ही उसके बाद कारी साहब ने अपने हाथ में डंडा पकड़ा तो रेहान की आंखें ऐसे घूमने लगी जैसे चाबी के साथ किसी खिलौने को घुमाया जाए, और रेहान की सुर्ख सुर्ख आंखें उस डंडे पर जा चुकी और वो डंडा फिर अचानक कारी साहब के हाथ से निकल गया और उसकी आंखों के साथ हवा में लहराने लगा। और उसके बाद रेहान ने फिर डंडे को इशारा किया अपनी आंखों से, तो कारी साहब पर वो डंडा बरस पड़ा और कारी साहब को डंडे से चोटें लगने लगी। कारी साहब तो अपने जान बचाकर वहां से भाग गए और साथ ही पड़ोसन ये मामला देखकर वहीं पर दंग खड़ी रह गई और चुपचाप उसके बाद हमारे घर से निकल गई। उस दिन के बाद उस औरत ने कभी भी रेहान के खिलाफ कोई भी बात नहीं की और ना ही उसने कभी मेरे घर का रुख किया। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर रेहान को किसी चीज की जरूरत होती तो वो अपने आप उसके पास पड़ी हुई ही होती थी। अगर घर में खाने पकाने को कुछ नहीं होता था तो रेहान किचन में जाता और फिर वापस आकर कहता, जाओ जो जी चाहता है वो पकाओ। तो मैं बहुत ज्यादा हैरान होती और साथ ही साथ खुश भी होती कि पैसे खर्च किए बगैर मुझे हर चीज अपनी जगह पर मिल जाया करती थी। बस उसके बाद मुझ बेबस गरीब औरत की आंखों पर लालच की पट्टी भी बन चुकी थी। उसके बाद मैंने जानबूझकर अपने बेटे का इलाज नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर जो चीजें हमें बगैर परेशानी के, बगैर मेहनत के, बगैर पैसों के मिल रही है, अगर मेरे बेटे का इलाज हो गया तो वो हमसे दूर हो जाएंगी और छूट जाएंगी। क्योंकि पहले तो हमारे घर में कई कई दिन फाके हुआ करते थे, लेकिन अब तो हमें खाने को हर चीज हर शे मिल रही थी और मैं इन सहूलियत को अब गंवाना नहीं चाहती थी। अब तो रेहान को बहुत कम दौरे पड़ने लगे थे। कभी कभी वो शरारत कर दिया करता था और हम कुछ देर के लिए परेशान हो जाया करते थे और फिर सब कुछ अचानक ठीक हो जाया करता था। अब तो सिर्फ रेहान की शरारतें ही रह गई थी जो हमें परेशान करने के लिए वो किया करता था।
और मैंने भी अब उस पर तवज्जो छोड़ दी थी, क्योंकि वो बाकायदगी के साथ अपनी पढ़ाई करता, सारे जिंदगी के काम करता। और उसके बाद अगर हम कहते कि रेहान आज खाने को हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फौरन हर चीज मौजूद हो जाया करती थी। मुझे अब ख्याल हो चुका था कि जो चीज भी, जो रूहानी मखलूक भी रेहान के साथ है, वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रेहान और मेरी छोटी बेटी फरहीन दोनों अभी पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए दोनों इकट्ठे ही रहते थे और साथ में ही पढ़ा करते थे। वो रात को पढ़ते और उसी कमरे में अक्सर वो सो जाया करते थे। फरहीन अपने भाई को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती थी। वो रात को उसके साथ ही उस कमरे में सो जाया करती थी और आज रात को दोनों भाई बहन कमरे में पढ़ते पढ़ते साथ ही सो गए थे। रेहान की भी आदत थी कि वो भी फरहीन के बगैर नहीं सोता था। अगर फरहीन कभी हमारे साथ सो जाया करती थी तो वो भी उसे उठा दिया करता था। बचपन से ही दोनों इकट्ठे रहा करते थे और साथ ही बड़े हुए थे। उस रात भी दोनों साथ ही सो रहे थे, मगर उस दिन रेहान ने आधी रात को उठकर अलमारी से फरहीन के सारे कपड़े निकाले और उन्हें फाड़ दिए। कुछ कपड़े जो बचे थे उन्हें बिखेर दिए। टूथपेस्ट, क्रीम जो रेहान ने ही फरहीन को लाकर दी थी, उसने वो पूरे कमरे में फैला दी और खाली ट्यूब भी फरहीन को जगाकर उसके कानों में ठूसने लगा। वो एकदम डर गई और कहने लगी, भाई क्या बात है? तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारे कान बना रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे घोड़े हो, उठो और अब मेरे लिए घोड़ा बनो। तभी फरहीन बोली, भाई ये क्या कह रहे हो आप? तो वो कहने लगा, हाँ सही कह रहा हूँ, अब मेरा हुक्म मानो, जल्दी से उठो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फरहीन डर गई और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं घोड़ा बनती हूँ। फरहीन ने दोनों हाथ अपने जमीन पर रखे और घोड़े वाले अंदाज में मुंह नीचे करके झुक गई। तभी रेहान उसके ऊपर बैठते हुए बोला, चल मेरे घोड़े, ये सारी घास तुम्हारे लिए ही है, ताज़ा ताज़ा घास है, इसे अब तुम खाओ। फरहीन बेचारी अपनी जान बचाने की तरकीबें सोचने लगी, लेकिन रेहान था जो उसे दरवाजे के पास जाने ही नहीं दे रहा था। फरहीन घोड़ा बने हुए अंदाज में ही चलते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगी। वो तरकीबें निकाल रही थी किसी तरह दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे से बाहर हो जाए और यहाँ से भाग जाए, लेकिन रेहान था जो उससे ज़्यादा चालाक था। जैसे ही उसके बाद तरकीब से वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसने अपनी फुल जान के साथ चीखते हुए अपनी अम्मी और अपनी बहनों को आवाज़ दी। इनका घर बहुत छोटा था और साथ वाले कमरे में ही घर वाले बाकी के सो रहे थे, इसलिए उसे ज़्यादा जोर से चिल्लाने की ज़रूरत ही ना पड़ी, क्योंकि घर छोटा होने की वजह से आराम से उसकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच गई थी। उसके बाद रेहान की वालिदा खुद बयान करती हैं कि मैं भागती हुई सीधे उनके कमरे में पहुंच गई, रेहान और फरहीन के पास। जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, ये देखकर मैं परेशान तो हुई, लेकिन मैं हिम्मत करके फिर से आगे बढ़ गई और आगे बढ़कर मैंने रेहान को मुखातिब करते हुए कहा, रेहान मेरे प्यारे बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा बेटा रेहान तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जिससे लोग परेशान हो। चलो बेटा आप जल्दी से नीचे उतर जाओ, तुम्हारी बाजी सुबह तुम्हारे लिए घोड़ा बन जाएंगी। अभी नीचे उतरो, अभी रात हो चुकी है और तुम अपनी माँ की बात अब मान लो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि सख्ती अगर मैं करूंगी रेहान के साथ तो वो हमारे लिए ही नुकसान का बाइस बन जाएगी। इसलिए जितनी भी तारीफ हो सके करो। और मैं रेहान की तारीफ करने लगी। मुझे लगा था कि रेहान बात मान जाएगा। चुनांचे उसके बाद मैंने ऐसे ही हाथ जोड़े, उसके पाँव पकड़े और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी फरहीन की जान छूटी और उसके बाद फरहीन की सांसें बहाल हुई। उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि 5 साल तक वो दिन को सोती और बाकी की रात जागकर काट दिया करती थी, क्योंकि रेहान उसके बगैर सोता भी नहीं था और वो अक्सर रात को कुछ ना कुछ गलत कर दिया करता था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।